इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। नहीं, रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। So guys, are you ready? So can we begin? Yes, let's begin. Types of taxes. अपने डिस्कस किए थे, we discussed last lesson या last class we discussed it is direct taxes and indirect taxes. Direct taxes में क्या आता है? We know income tax आता है and tax on undisclosed foreign income and assets. Undisclosed means you are not disclosing it to the government. You made money and you're not disclosing. You would be taxed immediately. गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सिर्फ फेमिलियर हो जाइए, डिटेल्स तो पूरा पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। वाई आर टैक्सेस लेवीड? Because they constitute the basic source of revenue to the government, and these revenues are used by the government in the expenses of defense, provision for education, healthcare, infrastructure facilities like road, dams, etc. ये सब के लिए नोट्स मत बनाना। कॉमन सेंस अगर इतना भी नहीं है कि गवर्नमेंट जो आपसे पैसा ले रही है उसको गवर्नमेंट मिलिट्री में, रोड्स में, डैम्स में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में लगा रही है, अगर इसको भी अगर आपको नोट्स बना के रिवीजन करना है दोस्त, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी मत करिए। मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ, फाउंडेशन नहीं है, अब इंटरमीडिएट एंड फाइनल का बात है, तो कुछ इससे चालू रखिए, लॉजिक्स को चालू रखिए। हर चीज़ का नोट्स बना के मगअप करके नहीं होगा। कॉमन सेंस को प्लीज़ एक्टिवेट करिए। अब टैक्स लेवी होता है, टैक्स कलेक्ट किया जाता है, बट किस अथॉरिटी से, पावर कहाँ से मिला? तो दोस्त, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अगर आप हिंदू हो तो बोलते भी हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग किताबों को मानते हैं, क्रिश्चियंस बाइबल को मानते हैं, मुस्लिम्स कुरान को मानते हैं।
तो उसी प्रकार से देश का अगर कुछ भी ग्रंथ है तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मेंशन है। सो ये टैक्स लेवी जो करना है, ये कहाँ से पावर मिलता है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265 lays down no tax shall be levied or collected except by authority of law। अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून, देश का कानून के अनुसार ही आप टैक्स ले सकते हो। मन मर्जी नहीं चलेगा। मन मर्जी अगर करोगे तो उसे कहते हैं हफ्ता वसूली या दादागिरी। Accordingly, for levy of any tax, a law needs to be framed by the central government। Constitution of India gives the power to levy and collect taxes, whether direct or indirect, to the central and state government। The parliament and state legislatures are empowered to make laws on the matters enumerated in the 7th schedule by the virtue of Article 246 of the Constitution of India। एक काम करते हैं, ये आपको ले चलते हैं शेड्यूल 7 में। ये आप जो देख रहे हो ये है शेड्यूल 7। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये काम करेंगे, इसका पीडीएफ जो है ये आपको हम दे देंगे। जस्ट एक क्विक गो थ्रू इट, जस्ट गो थ्रू इट, ओके। जब हम 7th शेड्यूल का बात करते हैं तो 7th शेड्यूल में हम आ गए। देखिए ये इसमें लिखा हुआ है 7th शेड्यूल का लिस्ट 1, ध्यान दीजिएगा दोस्त। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब इस पे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल देख लो आप कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले आ रहा है डिफेंस ऑफ इंडिया। टैक्स का बात हम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी इनकम टैक्स, बट देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर पॉइंट 4 में आओ तो नेवल मिलिट्री, पॉइंट 8 में आओ तो सीबीआई आ गया, ठीक है। सो ऐसे हम लोग देख रहे हैं फॉरेन जुरिस्डिक्शन आ गया। सो चलते 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 फॉरेन लोन्स देख लिया हमने, बैंकिंग देख लिया। जैसे ही हम आर्टिकल नंबर 82 में पहुंचते हैं, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, ये पॉइंट नंबर 82 जो आया, ये आप देख रहे हो यूनियन लिस्ट में, ठीक है। यूनियन लिस्ट में आपने देखा, इसे लिस्ट 1 भी कहते हैं। 7 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंट्री नंबर 82, ध्यान दीजिएगा। एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम मतलब एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लग सकता। चलिए जी, तो अब हम वापस से हमारे टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं। 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246। इफ़ यू मिस्ड आर्टिकल 246, आइए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आ गया थी लिस्ट 2, स्टेट लिस्ट। सो सेंट्रल लिस्ट जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, स्टेट लिस्ट जहां स्टेट गवर्नमेंट का पावर है। और एक और लिस्ट है मेरे दोस्त, उसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट मतलब दोनों, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का पावर है। इसे हम कहते हैं लिस्ट 3। कमिंग बैक टू द स्टडी मटेरियल, सो 7 शेड्यूल का बात कर रहे हैं हम लोग। आर्टिकल 246 कंटेन्स द 3 लिस्ट विच एन्यूमरेट द मैटर्स अंडर विच पार्लियामेंट। अब एक बात बताइए, पार्लियामेंट कौन से लिस्ट के अंदर में आता है? क्या बोला? यूनियन लिस्ट, परफेक्ट, या लिस्ट 1? गुड, बहुत ईजी है, इट्स वेरी ईजी। ओ आई जस्ट फॉरगॉट फॉर माई साउथ इंडिया स्टूडेंट्स, ओके आई नीड टू स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, फाइन। सो till now I think things are clear। Taxes can be levied by the power of the law, the authority of the law। The constitution has schedule 7. Schedule 7 has 3 lists. List 1 is union list, list 2 is state list, list 3 is concurrent list। And the state legislature have the authority to make laws for the purpose of levy of taxes। We will go slow, we will go steady, we will go at a very slow pace, but
you'll be able to retain it in your mind. That's more important. So union list, Parliament has exclusive power to make laws on matters contained in union list. State list, the state has the power. The concurrent list, both Parliament and state legislatures have the power. This entry 82 I have just shown you guys, okay? To make laws on taxes on income other than agricultural income, this is also what we have read. So the टेक्स्ट बुक सीए इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है दोस्त, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो है नहीं. टैक्स पढ़ा रहे हैं हम आपको. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. द चैप्टर नेम इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सो वी गेट द पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हु गेट्स द पावर? द यूनियन लिस्ट 82. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्रेम द टैक्स रूल्स. ओके. So entry 82 gave the power to the central government. Okay, you can frame rules, but you cannot frame rules on agricultural income. ऐसा क्यों हुआ? जब देश आज़ाद हुआ था तो मैक्सिमम लोग किसान थे. किसान पूरा देश का पेट भरता है. उनके आमदनी पर टैक्स कैसे लगा सकते हैं? तो स्टार्टिंग से ही ये मेंशन था कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते. यू कैन नॉट टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम. बट लेटर ऑन दे हैव डिवाइस्ड सम इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ getting some tax, which we will go to study at a later point. So the next heading is overview of the income tax law in India. So now we know that the Constitution of India gave the power via entry number 82 in the Union list. Okay. 7th schedule, Article 246, very easy. Okay. So don't be scared of these things. These are just, like when we quote Bhagavad Gita chapter 7, this. So उसी प्रकार से Constitution of India, Article 246, 7th schedule, Union list, entry number 82, which mentions you can collect taxes on income other than agricultural income. So this is the place which gives the power to the central government. We all citizens, we need to abide by the Constitution of India. Okay? If you are an Indian citizen, you need to follow the Indian Constitution. एक बात बताइए, आप हिंदू पहले हो या इंडियन पहले हो? डेफिनेटली आपका आंसर ये होना चाहिए कि मैं इंडियन पहले हूँ. ठीक है. बहुत सारे कास्ट, कल्चर, क्रीड सबको मिलाकर कॉन्स्टिट्यूट हुआ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और हम लोगों ने शपथ ली कि हम लोग सब कुछ को भुला के सबसे पहले अगर हमारे लिए कुछ आएगा तो वो आएगा भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेरे ख्याल से आई थिंक वी शुड गो टू द फर्स्ट पेज. वी द पीपल ऑफ इंडिया have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So जो हमारे forefathers ने दिया था, उन्होंने अगर वचन दिया है, तो we also need to follow. So here it is. So we all have taken pledge today. Okay. So if you guys missed this, because this was on the 26th day of November 1949, so आज हमने repeat कर लिया. So now feel proud to be an Indian. आपने भारत के संविधान का कसम खाया अभी मेरे साथ. चलो. Now let's understand the basic concepts. So now you understand
the Constitution of India. You understand that you have also made a promise. So everything in the country needs to be constitutional. आप कई बार सुनते होंगे कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. The Modi government, they are trying to introduce a new farm bill. There are allegations against the government. I don't know whether it's true or not, but few people are saying it is unconstitutional. The government has to prove कि no, कहाँ से आया आपके पास ये power? So this is the best thing about democracy is there is a constitution. Please follow the constitution. If you do not follow the constitution, it becomes dictatorship. But we are under democracy. Everybody needs to follow the constitution. So now the components. So components of income tax law. Income Tax Act, Annual Finance Act. What is Annual Finance Act? ये जो बजट निकलता है, ठीक है, निर्मला सीतारमन gave the budget. Income tax rules, circular and notification, legal decisions of court. So from the academic point of view, my friends, you need to be aware of all these things. So all these things complement each other and they are called as components of income tax law. A chartered accountant needs to be a good tax practitioner. Okay, so tax is a very important paper, my friends. So the various instruments of law containing the law relating to income tax are explained below. Now let's understand Income Tax Act 1961. देखो दोस्त, देश आज़ाद हुआ 1947 में, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट बना. टाइम लगा. ये आज जैसे होता ना कि आपके पिताजी ने या दादाजी ने घर बनाया, टाइम लगा था उनको, मेहनत लगा था, और आज आप ऑटोमेटिकली उस घर में आराम से रह रहे हो. सो उसी प्रकार से इन द सेम वे योर ग्रैंडफादर्स मेड अ हाउस, अ ब्यूटीफुल हाउस, and it is a home for you today. You need not do anything. The walls are there, everything is there. You are just enjoying the facility. So in 1961, Income Tax Act was formulated. The levy of income tax in India is governed by the Income Tax Act 1961. So in 1961, see, I'll tell you, GST was introduced in 217, 1st of July. And before introducing this GST, there was a huge UN cry. Lot many industrialists were against the introduction of GST. Lot many were in the favor. ये हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस में. सो 2017 में जीएसटी आया हमारे देश में, लागू हुआ. तो उसी प्रकार से थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए. 1961 में इनकम टैक्स एक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, और इंट्रोड्यूस होने के बाद आज तक हम लोग सबको इनकम टैक्स दे रहे हैं. इन दिस income tax, it extends to the whole of India. It came into force on 1st April 1962. Act बन गया 61 में, but लागू हुआ, it came into force, into action on 1st April 1962. It contains section 1 to 298 and schedules 1 to 14. These small informations you need to know. MCQ pattern पे आपको मदद मिलेगी. A section may have subsection or clauses and subclauses. We just read it contains section 1 to 298. Section 1 to 298. सर सेक्शन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, ठीक है. पॉइंट समझ लो ना यार. पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ठीक है. अब ये बोल रहे हैं कि सेक्शन के साथ साथ आपको सब सेक्शन भी मिलेगा. यू विल ऑल्सो गेट सब सेक्शन or clauses or sub clauses. We need to understand this before we move forward. When each part of the section is independent of each other, please ध्यान दीजिएगा.
when each part of the section is independent of each other and one is not related with other. One is not related with other. Such parts are called clause. Subsection, on the other hand, refers to such parts of a section where each part is related with the other and all subsections taken together completes the concept propounded in that section. So, when we say subsection, सब मतलब क्या होता है यार? जैसे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, मॉनिटर एंड सब मॉनिटर. So when it is subsection, sub means under the section. If you understand the meaning of sub means subordinate. Subordinate. तो वो सीनियर है, आप उसके जूनियर हो, तो आप लोग इंटर रिलेटेड हो, ठीक है. बट क्लॉज में ऐसा नहीं है. When each part of the section is independent of each other and one is not related with other, such parts is called a clause. मतलब कुछ एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन अलग अलग है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सगा संबंधी नहीं है, लेट्स से भाई बहन नहीं है, सेम फैमिली को बिलोंग नहीं करते, तो इसे हम कहेंगे क्लॉज. ओके. बट इफ यू बिलोंग टू द सेम फैमिली, यू नो, सेम ब्लड लाइन और समथिंग सिमिलर, सम रिलेशन इज देयर. Relation, try to understand this word relation. Okay. If a relation is there, it is subsection. No relationship, independent. Let's say now you are in Calcutta, somebody is in Delhi, you don't know each other, you are living your life, that girl is living her life. Is there any correlation? Is there any interdependence? Is there any relationship? Nothing. So you are a clause, she is a clause. Okay. Fine. Example 1. The clauses of section 2 define the meaning of terms used in the Income Tax Act 1961. ध्यान दीजिएगा, the clauses of section 2. Okay. So now we know income tax has section 1 to section 298, and we need to understand section, we need to understand subsection, we need to understand clause. Now, example is saying the clause of section 2 define the meaning of terms used in the Income Tax Act 1961. So, Income Tax Act 1961, let's say Bible. So, Bible किताब का नाम हो गया, भगवत गीता किताब का नाम हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 किताब का नाम हो गया. उसके अंदर में अगर आप खोलते हैं तो 1 से लेकर 298 सेक्शंस है. अब सेक्शन के साथ सब सेक्शन भी है और किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्लॉज भी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल गो स्लो अंटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, व्हाट्सएप नंबर इज 9830175050. वॉइस मैसेज भेजिए. क्लॉज 1A defines agricultural income. Clause 1A. Clause 1B defines amalgamation. अब एक बात बताइए, please tell me something. Is there any relationship between agricultural income का definition and amalgamation? There is no relationship. They are independent. So when there is no relationship, we will use the term clause. Please, please, please do not forget this. And so on. Each one of them is independent of other clause of the same section. मतलब क्या है दोस्त? मतलब ये है सेक्शन 1, ये हो गया सेक्शन. अब सेक्शन 1 में 1A, 1B, 1C, 1D, these are clauses, not subsection. Mind you, not subsection. Okay. So this is section 1 and various definitions, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. What are they called? They are called clause. Likewise, the clauses of section 10 contains the exemptions in respect of certain income. Like clause 1 provides for exemption of agricultural income and clause 2 provides for exemption of share income of a member of a Hindu undivided family and so on.
तो सेक्शन 1 में है डेफिनेशंस। इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 298 सेक्शंस है। सेक्शन 1 में बहुत अलग अलग प्रकार के डेफिनेशंस दिए हुए हैं, और सेक्शन 10 जो है वो डील करता है एग्जेम्पशंस में। सेक्शन 10 डील्स विद एग्जेम्पशंस। सो देयर आर वेरियस क्लॉजेस अंडर सेक्शन 10 which will tell you about various exemptions, various. Okay, so do you get it? Is it difficult? Absolutely easy. एक और एग्जाम्पल है, सेक्शन 5 डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ टोटल इनकम has two subsections. Now we are discussing subsections. Subsections means subordinate to the main section. रिलेशनशिप है, वो बेटा हो सकता है, बहू हो सकती है, भाई हो सकता है, जस्ट समझने के लिए. ओके, सो देर इज अ रिलेशनशिप. That means the section and the subsection are interrelated. So to understand the entire section, you need to pay attention also to the subsection. If you miss out on the subsection, you do not get the total knowledge, because this is not clause. Okay, it is interrelated. So section 5 defining the scope of total income. So section 5 is defining the scope of total income. So total में क्या होता है, वैसे भी हमें पता होता है दोस्तों, कॉमन सेंस लगाइए. टोटल का मतलब क्या होता है? जब भी हम टोटल का बात करते हैं, लेट्स से 100 रुपीज़ को, 200 रुपीज़ को और 300 रुपीज़ को टोटल करना है, तो टोटल में वैसे भी दिस इज इंटर रिलेटेड, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, वी विल ऐड द 3. सो एडिंग द 3 वी गेट 600 रुपीज़. So whenever we are discussing total, so can it be clause? Can it be independent of each other? Of course not. So heading से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि total का तो मतलब ही है कि it is absolutely, it has to be interrelated. If we have 5 people in the family and 5 people are earning different income and we want to know the total income of the family, we of course we add each income. When we add each income, we are absolutely talking of interrelationship. Fine. So we have two subsections here, section 1 and section 2. I know I'm going very slow. But these are the basic concepts, my friend. There are a lot of students who might have cleared CA finals, but you go and ask them, कि भैया भैया दीदी दीदी, what is the difference between section and clause or subsection? I guarantee you 50 to 60% or maybe more than that might not be able to explain you, okay, this is the difference. This is the sad part of the story. You would be the future chartered accountant of the country, and these are the basic concepts. And these are going to help you even in other papers, when you will be studying law and audit, उसमें भी आपको help मिलेगा. Section 5 defining the scope of total income. Section 5 is trying to define the scope of total income. ध्यान रखिएगा. अब एक बात बताइए, हम बोलते हैं कि अभी सनलाइट है, it is day. Then we say now it is night. Okay. कई बार ऐसा होता है कि नाइट को अगर हम समझें, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, नाइट को समझे, इफ वी अंडरस्टैंड नाइट, मे बी वी अंडरस्टैंड डे बेटर. सो नाउ व्हेन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टोटलिटी ऑफ डे एंड नाइट, सो नाउ यू माइट आर्ग्यू कि सर डे इज डिफरेंट, नाइट इज डिफरेंट. बट व्हेन वी ट्राई टू मेक यू understand the total concept by merging two different concepts which seem different but they are actually not different, so we write as subsections. Let me explain you. Section 5 has two subsections 1 and 2.
Subsection 1 defines the scope of total income of a resident, and subsection 2 defines the scope of total income of a non-resident. Now you guys can argue कि सर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर ये क्लॉज होना चाहिए सर, ये सब सेक्शन कैसे हो सकता है? दोस्तों, यहां मेंशन किया हुआ 2 सब सेक्शंस। सब सेक्शन मतलब है कि ये आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, दोनों को समझेंगे तो हायर को समझोगे, ठीक है? दोनों भाई है, एक भाई को समझो, दूसरे भाई को समझो, तो शायद माता पिता को समझ पाओ बेटर, ठीक है? सो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इट माइट सीम कि ये इंटर रिलेटेड नहीं है, बट ये इंटर रिलेटेड है, तभी तो सब सेक्शन, द वर्ड वी आर यूजिंग इज सब सेक्शन। ये जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 में, जब हम जाएंगे, जब हम सब सेक्शन 1 एंड 2 पढ़ेंगे, उस समय आपको फील होगा कि ये क्लॉज है या सब सेक्शन है। Each subsection is related with the other in the sense that only when one reads them all, one gets a complete idea related to the scope of total income. ठीक है? So once you read them all, you read the subsection 1 and 2, then you get the sense of totality. A section may also have provisos and explanations. नया चीज आया, something new. A section may also have provisos and explanations. So you would be studying tax, income tax law 1961, section 1 से लेकर section 298. उसमें सब सेक्शंस भी मिलेंगे, उसमें क्लॉजेस भी मिलेंगे, उस पे आपको प्रोविजोस भी मिलेंगे. यू विल ऑल्सो गेट प्रोविजोस and you will also get explanations, and you need to understand each and every single word. Whenever you are dealing with law, you cannot assume anything, my friends. You need to catch the intent of the lawmaker. Okay? The provisos to a section or subsection or a clause. So ये proviso जो है, ये बेसिकली सेक्शन का भी प्रोविजन हो सकता है, सब सेक्शन का भी हो सकता है, क्लॉज का भी हो सकता है. स्पेल्स आउट द एक्सेप्शंस और कंडीशंस टू द प्रोविजन contained in the respective section. So there can be a situation where we need to make certain exceptions. Why such a thing happens? See, framing of the law is a continuous process. It is not a stagnant process. Okay? So we make laws and maybe we realize at a later date कि okay, after making such and such law, we are facing such and such difficulty. We need to remove this difficulty. We cannot remove the entire section, we cannot remove the entire clause, we cannot remove the entire subsection, because that was made to give certain meaning. So now what do we do? What do we do? We create a proviso, exception, condition कि ठीक है, ऐसे तो वैसे लॉ तो ऐसा 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 कह रहा है, बट ये एक एक्सेप्शन टू द लॉ है, एक्सेप्शन टू दिस सेक्शन है. आइए पढ़ते हैं. So respective section, subsection, clause, that is the proviso spells out. Proviso चीख चीख के बोलेगा कुछ, कह रहे भैया सुनो 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 सुनो, लॉ पढ़ लियो अच्छी बात है, बट सुनो, एक बात सुन लो. The cases where the provision contained in the respective section, subsection, clause would not apply, or where the provision would apply with certain modification. So where it is not going to apply, okay, that is mentioned. So that is called proviso,
or if it is going to be applied with certain modifications. अब ऐसा हो सकता है ना कि दोस्तों पासिंग परसेंटेज 50 मार्क्स है, बट समझ लो कि कोई हैंडीकैप्ड है, कोई ब्लाइंड है, हम बाद में पता चला ओ माय गॉड ये तो मेरे से गलती हो गई है, ठीक है, गलती हो गई है, ये इसको भी 50 और बाकी लोगों को भी 50, नहीं नहीं यार गलती हो रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन करने का मन कर रहा है, तो हमने मॉडिफिकेशन में ऐड कर दिया, चेंज कर दिया। जनरल सबके लिए 50% है, बट इन लोगों के लिए हम 45% या 40% रखना चाहते हैं। अब एक्सप्लेनेशन का बात कर लेते हैं। द एक्सप्लेनेशन टू अ सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज गिव्स अस क्लैरिफिकेशन relating to the provision contained in the respective section subsection clause. If there is a confusion, so confusion can be sorted by appropriate clarification. Okay, so the clarification is termed as explanation. Fine. So we have one more wonderful example. Example 2. Section 80 GGB. Oh my God, GG. ठीक है, GGB है ये। सर क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है? ये इसका नाम GGB क्यों है? अरे भैया उतना डिटेल में मत जाओ, स्वाहा, ठीक है, आराम से। Section 80 GGB and 80 GGC. These are simple codes. So GGB and GGC are different. ठीक है, क्लियर है? So section GGB and GGC provides for deduction from gross total income in respect of contribution made by companies and other persons. So दो सेक्शन है जी, सेक्शन GGB, सेक्शन GGC, respectively to political parties or an electoral trust. The proviso to section 80 GGB and 80 GGC provide that no deduction shall be allowed under those sections. Which sections? जो डिडक्शन का सेक्शन है, सेक्शन 80 GGB एंड 80 GGC. तो प्रोविजो मतलब बाद में चिंतन मनन करने के बाद, आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर थॉट. सो कम ऑन, लेट्स इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड प्रोविजो. सो 80 GGB एंड 80 GGC में जो प्रोविजो आया, डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दो सेक्शंस. नहीं जी, यहां देखिए, ध्यान दीजिए, नो डिडक्शन, ठीक है, नो. So no deduction shall be allowed under those sections in respect of any sum contributed by cash to political parties or an electoral trust. If you're paying by cash, no deductions shall be allowed. Thus, the provisos to these sections spell out the circumstance when deduction would not be available thereunder in the respect of contributions made. 80 GGB एंड 80 GGC बात करता है डिडक्शंस का. अब प्रोविजो का मतलब ये है उल्टा. 80 GGB जो सेक्शन है वो बताता है डिडक्शन देंगे, तुम लोग अगर अच्छा काम करोगे तो डिडक्शन देंगे, कुछ डोनेशन दे रहे हो, अच्छी बात है जी, डोनेशन देना अच्छी बात है, डोनेशन दो, हम आपको इनकम में से डिडक्शन कर देंगे. इनकम में से डिडक्शन करने का क्या मतलब हुआ सर? अरे भैया एक बात बताओ, अगर 5 लाख का इनकम है तो 5 लाख पे टैक्स मारेंगे, और अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो हम बोलेंगे चलो ठीक है जी, आपने 1 लाख का अच्छा काम किया, हम उसका समझ लो 25% हम आपको डिडक्शन देना चाहते हैं, तो 25,000 हम आपका इनकम कम कर देंगे, या जो भी रूल्स बनाएंगे. इनकम कम होते के साथ आपका टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगा. वेरी सिंपल. सो बट लेटर ऑन we thought, we means the income tax department or the government, they thought, oh my god, cash contribution is not good, it will lead to circulation of black money, how will we trace black money? So if somebody is giving in cash, we will not give them any benefit of deduction. If you really want to help, pay by check. Why?
because government wants to control the black money circulation. So if government doesn't make this proviso, the Vipaksh, the opposition party, will blame the government. Oh, ho, you are promoting black money circulation. You promised in the election time कि अरे हम आएंगे ब्लैक मनी लेकर आएंगे बाहर से निकाल के लाएंगे, आप तो खुद ही यहाँ का ब्लैक मनी सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं. स्वाहा. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ. The explanation below section 80 GGC. Now we have an explanation. ठीक है, 80 GGC का explanation भी आ गया है. Provides that for the purposes of section 80 GGB and GGC, political party. Okay, now देखो क्या हो रहा है. पहले बताया गया कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दोगे तो हम आपको डिडक्शन देंगे. अब क्या किया हमारे मित्र विशाल कुमार सिंह, उन्होंने हमारे मित्र आशीष बंसल के साथ, रितेश अग्रवाल के साथ और बाकी अन्य सदस्यों के साथ, these 3-4 guys made a political party. And they asked me, well, Bajrang, you are making a lot of money, man. Come on, you give us some money. And you claim the deduction from income tax department. I said, wow, it's a great idea. Later on, an explanation was there in the official gadget. Okay, dear friends, dear taxpayers, please understand the correct meaning of political party. So the political party means a political party registered under section 29A of the Representation of the People Act 1951. क्या हमारे मित्र विशाल जी ने पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराया 29A में? नहीं, ऐसे ही बना लिया ना यार, कौन इतना करता है. नो 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 नो, करना पड़ेगा. अगर आप ये करते हो तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा मेरे दोस्त. Thus, the explanation clarifies that the political party has to be a registered political party. Otherwise, everybody will make political parties. The Income Tax Act 1961 undergoes change every year with additions and changes brought in by the Annual Finance Act passed by the Parliament. Sometimes legislative amendments are made for amending the provisions of the Income Tax Act 1961 through legislations like Taxation Laws Amendment Act 2019. So certain amendments can be made. Now let's come to the Finance Act. Every year, the Finance Minister of the Government of India introduces the Finance Bill in the Parliament budget session. When the Finance Bill is passed by both the houses of the Parliament and gets the assent of the President, it becomes the Finance Act. ये सब तो आपको पता ही है. Amendments are made every year to the Income Tax Act 1961 and other tax laws by the Finance Act. The first schedule to the Finance Act contains 4 parts which specify the rates of tax. So Finance Act का major क्या है? ठीक है, 4 parts which specify the rates of tax. Part 1 of the first schedule to the Finance Act specifies the rates of tax applicable for the current assessment year. करंट असेसमेंट ईयर अभी आपको मैंने नहीं समझाया है, सो यू आर नॉट अवेयर ऑफ असेसमेंट ईयर. बट असेसमेंट ईयर को अगर बहुत सिंपल तरीका से बताएं, असेसमेंट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को असेस करो. तो आपके बिजनेस का इनकम को अगर हम असेस करते हैं, इस साल लेट्स से दिस ईयर आई एम असेसिंग, सो दिस ईयर आई एम असेसिंग द इनकम ऑफ द लास्ट ईयर. इसको हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं. ठीक है, सो बहुत सिंपल है. आगे हम लोग इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, समझेंगे, बट कॉमन सेंस ही है, इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने का नहीं है. ठीक है, सो करेंट असेसमेंट ईयर अकॉर्डिंगली पार्ट 1 ऑफ द फाइनेंस शेड्यूल of the Finance Act 2020 specifies the rates of tax for the assessment year 2021. So rates of the tax, आपने इनकम किया, ठीक है, फाइनेंस एक्ट बताएगा कि आपका इनकम पे जो टैक्स लगने वाला वो किस रेट पे लगेगा. व्हाट वुड बी द रेट ऑफ टैक्स? दिस वी विल कम टू नो in the Finance Act. Part 2 specifies the rates of which tax is deductible at source
for the current financial year. So part 2 is tax deductible at source. Now this is a good thing. Government is getting impatient. Okay, you will make the income this year, you will pay the tax next year. Can we get something where we instantly get the tax? So tax deductible at source. इसका मतलब ये है, let's say some you made interest income, you earned some interest, so that is your income. I am giving you the interest. I took 10 lakh rupees from you. I am giving you 10,000 rupees per month as interest. So I know that this is an income. The government also knows, you also know. Let's imagine a situation. The government has given me an instruction. You do one thing, you deduct 2%. You deduct 2% and you deposit that 2% to the government. Tax deducted at source. Source means the origin of the income. जैसे ही इनकम आया उसी समय मैं जो आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं, मैं आपको 10,000 का 2% काट के, ठीक है, 10,000 में 2% काट के कितना हुआ? 2%, 200 रुपया हुआ। ठीक है, 200 रुपया हुआ जी, कितना हुआ? ठीक है, सो आपको मैंने डिडक्शन दे दिया करके 9,800 रुपये आपको दिया और 200 रुपये आपके नाम पे मैंने जमा करा दिया गवर्नमेंट अकाउंट पे। आप जब बाद में कंप्यूट करोगे, जब आपको फाइनल इनकम टैक्स देना है, तो उस समय आप उस जमा किए हुए टैक्स अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको उस समय टैक्स 1,000 रुपया देना है तो 200 आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, आप 800 रुपया और दे दीजिए। और अगर आपको टैक्स कम देना है और आपका ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स अमाउंट चला गया है, तो आपको वापस मिलेगा रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट along with interest. So tax deductible at source for the current financial year. Accordingly, Part 2 of the first schedule of the Finance Act 2020 specifies the rates at which tax is deductible at source. So कौन से इनकम में तुरंत टैक्स काट के आपको पैसा मिलने वाला है, ये भी हम सीखेंगे। Part 3 gives the rates for calculating income tax for deducting tax from income chargeable under the head salaries and computation of advance tax. Part 4 gives the rules for computing net agricultural income. So we have 4 parts and I've just read it for you. What are the different parts and how they are interrelated or related. Let's go to the Finance Act. See, भारत का राज्य पत्र द गैजेट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी, ये सब देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, द फाइनेंस एक्ट 2020, इनकम टैक्स रूल्स 1962. The administration of direct taxes is looked after by the Central Board of Direct Taxes, CBDT. The administration, you know, रूल्स तो बन गए हैं जी, बट रूल्स का पालन कैसे हो? यू नो, इट्स नॉट वेरी इजी। यू जस्ट मेक रूल्स एंड पीपल ब्लाइंडली फॉलो यू, ऐसा नहीं होता। हमारे देश में तो खास करके नहीं होता है। सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइंड यू। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस is looked after by Central Board of Direct Taxes, also known as CBDT. So CBDT is empowered to make rules for carrying out the purposes of the act. देखो, जो अंपायर्स होते हैं ना, क्रिकेट में अंपायर्स होते हैं, रूल्स बन गया कि गेम का रूल ऐसा 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 है, फिर भी अंपायर का दरकार पड़ता है ना। सो CBDT acts as umpire or referee. In the football match, we call them referee. For the purpose of administration of income tax 1961, CBDT framed rules from time to time. These rules are collectively called income tax rules 1962. From time to time, of course, because they need to keep on changing.
अब ये सब को हम इग्नोर कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। रूल्स में सब रूल्स भी होते हैं, प्रोविजोस भी होते हैं, एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी लेफ्ट आउट, और रूल्स को भी साथ साथ पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के साथ साथ इसे भी पढ़ना है। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। सर्कुलर इशू कौन करता है दोस्त? सर्कुलर इशू करता है सीबीडीटी। अगेन, अगर कहीं पर कुछ डिस्प्यूट लग रहा है, कुछ क्लैरिफिकेशंस नहीं है, तो सर्कुलर आता है। सर्कुलर आते हैं टाइम टू टाइम, जब भी लगता है कि एक सर्कुलर देने से सिचुएशंस कैन बी मोर क्लियर, सो दे इशू सर्कुलर्स। हु इशू सर्कुलर? सीबीडीटी, टू डील विथ स्पेसिफिक problems and to clarify doubts regarding the scope and meaning of certain provisions of the Act. Circulars are issued for guidance of the officers and the SSEs. So officers as well as SSEs. Officers कौन होते हैं? जो जैसे आप IAS बनते हो तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या रेवेन्यू का भी एग्जाम होता है, तो जो ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी गाइडेंस देने के लिए सर्कुलर इशू होते हैं। एसएससी को भी। The department is bound by the circulars. The department is bound by the circulars. अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट का सर्कुलर है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही नहीं माने तो एक तरीका का बेइज्जती है कि आप तो भाई अपने सीनियर का बात ही नहीं मान रहे हो। While such circulars are not binding on the SSEs, they can take advantage of beneficial circulars. इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। ये बताएंगे आपको कि कैसे कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि एसएससी को अगर कहीं एडवांटेज मिल रहा है तो एसएससी को हम लोग अलाउ कर देते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारे ऊपर हम ये बाइंडिंग नहीं कर रहे हैं, यू कैन इग्नोर। इफ यू इग्नोर एंड यू आर गेटिंग सम बेनिफिट, फाइन, इट्स ओके, बच्चा है ना तो मेरा, यू आर माई किड, बच्चा है मेरा, ले ले मज़ा, ठीक है। बट जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी को मज़ा लेने नहीं देंगे। अगर तुम ही मज़ा करोगे, जैसे प्रिंसिपल, टीचर एंड स्टूडेंट्स, principal is trying to be, very lenient with the students sometimes. Okay, dear students, don't worry, it's children day, fine, you guys can enjoy. But teachers को थोड़ा सा strict रखते हैं, मतलब no teachers, if you need to be little strict. अब हम बात करेंगे नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान दीजिए, सर्कुलर इशू कर रहा है सीबीडीटी। नोटिफिकेशन का जब हम बात कर रहे हैं, notification are issued by central government to give effect to the provisions of the act. The CBDT is also empowered to make and amend rules for the purposes of the act by issue of notifications which are binding on both department and SSEs. So जब भी notifications आए तो ये ध्यान रखिएगा कि बाइंडिंग है ये नोटिफिकेशन को। समझ लो, थोड़ा सा सीरियसनेस आ रहा है, नोटिफिकेशन आ गया भाई। सर्कुलर आया, सर्कुलर का मतलब ये गोल 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 घूम रहा है, सर्कुलर, ठीक है। नोटिफिकेशन, भैया एक काम करो, नोट जो है ना, नोट, जब भी गवर्नमेंट को लगे कि हमारा रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, ध्यान रखना, रेवेन्यू मतलब पैसा, नोट का नुकसान हो रहा है, अरे भैया नोट का नुकसान हो रहा है, जागो मोहन प्यारे, क्या कर रहे हो, नोट का नुकसान निकालो, नोटिफिकेशन, ठीक है। सो नोटिफिकेशन मतलब भैया किसी को रियायत नहीं देंगे, इट इज बाइंडिंग ऑन द एसएससी एज वेल एज द डिपार्टमेंट। अच्छा, यहाँ पर वी डो नॉट हैव अ केस, इंटरेस्टिंग केस लॉ, बट केस लॉ क्या होता है वो बता रहे हैं, ठीक है। सो केस लॉज रेफर टू डिसीजंस गिवन बाय कोर्ट्स। द स्टडी ऑफ केस लॉ इज एन इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। सो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है, प्रोविजन पढ़ना है, क्लॉज पढ़ना है, सब सेक्शन पढ़ना है, प्रोविजोस पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, सर्कुलर पढ़ना है, नोटिफिकेशन पढ़ना है, और आपको पढ़ना है केस लॉ। केस लॉ क्या होता है? जजमेंट्स गिवन बाय द कोर्ट्स टाइम टू टाइम। It is not possible for Parliament to conceive and provide for all possible issues that may arise in the implementation of the Act. Act तो बन गया, implementation का issue है,
Hence, the judiciary will hear the disputes between the SSC and the department and give the decisions on the various issues. सर्कुलर भी आ गया, नोटिफिकेशन भी आ गया, उसके बाद भी एसएससी बोलता नहीं मानूंगा आपकी बात, कानून कुछ और कहता है, हाई कोर्ट में अपील करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। ऐसा हो सकता है। The Supreme Court is the apex court in the country, and the law laid down by the Supreme Court is the law of the land. The decision given by the various high courts will apply in the respective states in which high courts have jurisdiction. हाई कोर्ट का बात हो तो जिस जुरिस्डिक्शन में वहां तो अप्लाई होगा, सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट आ जाए तो पूरे देश में अप्लाई होगा। चलो आपके लिए गुड न्यूज है दोस्तों, केस लॉ आर डेल्ट विथ एट द फाइनल लेवल। अब देखो यहां पर होता है, इंस्टीट्यूट ने एकदम क्लियरली बता दिया कि केस लॉ वुड बी डेल्ट एट द फाइनल लेवल। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अननेसेसरली यू डोंट नीड टू मग अप केस लॉज, ठीक है, समय आएगा, ठीक है। अभी ये डिफेंस खेलिए, आराम से खेलिए, स्लॉग ओवर्स में लास्ट में 10 ओवर का मैच में मारिएगा छक्का, वो अभी नहीं आया। अभी अपने आप को बचाइए, फाइनल तक पहुंचिए। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट इज लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन, सेक्शन 4। सो अब देखो दोस्त, मेरे ख्याल से क्लियर होते जा रहा होगा इनकम टैक्स क्या है। लेवी ऑफ इनकम टैक्स, टोटल इनकम, तो टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स लगेगा टोटल। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट एक एक चीज देखना चाहती है, कितना कमाए, यहां से क्या कमाए, वहां से क्या कमाए, अरे यहां से वहां से जहां से भी कमाए हो पहले नोट करो, बताओ मेरे को, बताओ, बताते क्यों नहीं हो। हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, कहां से क्या आया, अच्छा 20 साल पुराना जमीन बेचे हो, आई सी, कैपिटल गेन है वो। तो जहां पर भी जहां से इनकम आया, सरकार बोलेगी, टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगी दे दे, ठीक है, क्योंकि वो है पापा। गवर्नमेंट क्या है, पापा, आप क्या हो, बेटे। पापा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही काम करना चाहते हैं, पा और पा, वो सिर्फ पाना चाहते हैं, पापा। तो भूलिएगा मत, आप इनकम करिए, कमाइए, पापा बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो आपसे ले लेंगे। सो प्रीवियस ईयर में जितना कमाया दे दो भैया, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सर वो भीख मांगता है, भिखारी है सर, गवर्नमेंट क्या उससे भी पैसे ले लेगी। देखो भैया, बोलते हैं कि अगर एग्जेम्पशन लिमिट है, लेट्स से कि 3 लाख रुपया तक कमाते हो तो जाओ, कुछ नहीं लेंगे, जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, पापा का दिल बहुत बड़ा है। अब ये जो 3 लाख है, ये कभी 2 लाख भी हो सकता है, 2.5 लाख भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। सो अभी कितना है, लेट्स सी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 3 लाख रुपए तक गवर्नमेंट कहती है कि हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, तो कुछ भी नहीं लेंगे। एवरी पर्सन मतलब इवन अ बेगर, अगर गवर्नमेंट को पता चले कि बेगर के पास 10 लाख रुपया का इनकम है, तो क्या उसे भी टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। अ पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, अ पर्सन, हाँ देखो एवरी पर्सन कहा ना। अब देखो एवरी पर्सन, पर्सन का इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से एक अलग मीनिंग होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से अलग मीनिंग होता है। सो पर्सन इंक्लूड्स, अकेला आदमी पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, फर्म पर्सन, कंपनी पर्सन। जा भैया, अगर आप ये सोच रहे हो अरे इनकम टैक्स तो बोला कि पर्सन से लेगा, मैं तो कंपनी हूं रे, मेरे से कैसे ले सकता है। लो भैया, तुम कंपनी हो तो भी हम तुमको पर्सन ही मानेंगे, तुम फर्म हो तो भी हम तुमको पर्सन ही मानेंगे, कहाँ बचोगे। मैं बिग बॉस हूं, मैं पापा हूं, पापा से बच नहीं सकते हो। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज गोइंग टू टेक द मनी, टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। सो आज का लेसन को एक काम करते हैं, यहाँ रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल से। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो गया है। सो टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं।
तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और यूट्यूब वाले बच्चे, आपको मैं वापस से बता दे रहा हूँ, 9830175050, पूरा का पूरा कोर्स यूट्यूब में नहीं डालते हैं। ये आपको 20 से 25% मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, यू वुड लाइक टू जॉइन अस फॉर द एंटायर कोर्स, सो इस नंबर पे या 195050 पे आप संपर्क करिए। ठीक है, हमारा बहुत अच्छा ऐप है, विंडोज़ 10 में भी चलेगा, आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे भी चलेगा। क्वेरी के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। यूट्यूब वाले बच्चे, हम आपका क्वेरी नहीं ले पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब इज़ अ ह्यूज ऑडियंस, प्लीज़ उसे समझिए। सो ह्यूज ऑडियंस को अगर हम व्हाट्सएप में ऐड करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट आई एम वेरी श्योर ऑफ वन थिंग, कि क्योंकि मैं इतना धीरे धीरे जाता हूँ, और जो क्वालिटी यूट्यूब में दे रहा हूँ सेम क्वालिटी आपके जनरल क्लासेस में भी रहेगा। ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि यूट्यूब में तो सर एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट बाद में पता नहीं क्या करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं है। सो दिस इज़ वेयर वी नीड टू स्टॉप टुडे। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।
है।